नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे यूपी और बिहार मोहन प्लान तैयार। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे के कारण कम से कम कुछ यादव वोट हासिल करने में कामयाब देखा गया था। लेकिन पार्टी अब उन यादव परिवारों के प्रभाव को कम करना चाहती है जो बड़े पैमाने पर लोहियावादी राजनीति के पक्ष में है। यहां तक कि अगर लोकसभा में यादवों का एक वर्ग भाजपा में चला जाता है तो भी इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा, क्योंकि भाजपा के पास पहले से ही अन्य समूहों के बीच महत्वपूर्ण बढ़त है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव का नाम आगे कर भाजपा ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अब मोहन यादव न सिर्फ मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, बल्कि पार्टी उनका उपयोग बिहार और उत्तर प्रदेश में भी कर रही है। मोहन यादव के जरिए भाजपा यादव समुदाय तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल सपा और राजद से यादव वोट तोड़ने के लिए भाजपा ने खास प्लान बनाया है और यूपी बिहार में काम शुरू भी हो चुका है। भाजपा की रणनीति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के यादव वोट बैंक को तोड़ना है। एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सपा प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदुवंशियों को केवल एक परिवार के रूप में नहीं बल्कि एक समुदाय के रूप में समृद्ध होने का अधिकार है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमें गर्व है कि हम श्री कृष्ण से जुड़े वंश से आते हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी पलटवार में कहा कि ऐसा प्रयोग पहले भी होता रहा है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। दरअसल यूपी में यादव सपा का मुख्य मतदाता आधार रहे हैं, बिहार में वे सबसे बड़ा जाति समूह है और राजद के प्रति वफादार रहे हैं। ऐसे में बीजेपी यदि वहां सेंधमारी करती है तो उसे बड़ा फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी कमान तो दी गई है। और यूपी और बिहार की बात करें तो जातिगत समीकरण शुरू से बहुत प्रभावी हुए हैं। खास तौर पर एक बड़ा वोट बैंक जो है वो यादव समुदाय का है। ऐसे में जो जिम्मेदारी मिली है उस पर वाकई में आगे जो बात आ रही है या जिस तरह से पूरी एक प्लानिंग की गई है, कितना सफल होंगे? क्या वाकई एक कठिन टास्क है या फिर आसानी से ये राह आसान बनती दिखेगी? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले सुनाते हैं। प्रसन्नता है, आपको तो निमंत्रण दे रहा हूं मैं। आपने सारे स्वजाति बंधु, हमारा अपना देश, ये कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा मौका मिला है कि हाँ, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और इस निवासी होने के नाते से आज ये समय आया है कि कोई गरीब परिवार का, कोई यादव परिवार का मुख्यमंत्री बनता है, कोई एक छोटी जाति का देश में प्रधानमंत्री बनता है। किसी प्रकार का व्यक्ति जिसमें योग्यता है उसको मौका मिलता है। आज मध्य प्रदेश में मौका मिला है, ये दूसरी पार्टी को सबक है। अब परिवार से बाहर देखो, कोई भी बन सकता है, किसी के लिए अवसर की कमी नहीं है। अब इस बात को देखने की जरूरत। प्यारे मोहन, प्यारे मोहन, प्यारे मोहन। तो बात रही यादव समाज की, तो यादव समाज के वोट पाने के लिए जो मोहन यादव जी को सीएम मध्य प्रदेश का बनाया है, तो मध्य प्रदेश के सीएम की कोई पहचान नहीं है उत्तर प्रदेश में या बिहार में, अन्य दूसरे यादव बहुल राज्यों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से ही यादव समाज के तमाम नौजवानों के ऊपर केस लगाए गए, उनका इनकाउंटर किया गया। तब मोहन यादव जी चुप थे, इनका कहीं कोई पता नहीं था। इसके बावजूद भी यादव समाज में ज़बरदस्त त्रासदी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी की त्रासदी के रूप में झेलता रहा। लेकिन मोहन यादव जी बिल्कुल चुप थे, उन्होंने एक भी उनके प्रति कोई संवेदना तक प्रकट नहीं की। ऐसे हालातों में चाहे वो उनको सीएम बना दिया जाए, चाहे उनको पीएम बना दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव समाज में असर पड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है मोहन यादव के यहाँ पकड़ बिहार में कुछ भी नहीं। जितना भी यादव हैं सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव को मानते हैं। जो 3 तारीख के रैली हुआ है, इससे जो है बीजेपी घबरा गई है और बिहार में 40 सीट में 40 सीट आएगा। और मोदी जी सिर्फ मोहन यादव को मुखुदा बनाया है, चुनाव तक ले उनको मुख्यमंत्री बनाया है, उसके बाद उनको हटा दिया गया। एक वोट भी यादव का वोट उन्होंने नहीं तोड़ पाएंगे। यादव एक जगह और चट्टान के तरह एक जगह जो है लालू यादव और लालटेन के साथ है, पूरे मुस्तैदी के साथ है।
चले तो वाकई देखिए यूपी और बिहार के लिए जो मोहन प्लान तैयार है कितना सफल होगा, ये तो एक सवाल है ही। लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण रूप से देखनी होगी कि जातिगत समीकरणों की जहां तक बात हो, इलेक्शन की बात हो, हाल ही में यूपी बिहार की जो सियासत है वो बहुत अलग तरीके से चलती है। यहाँ पर ना कभी किसी को आप कम ज्यादा नहीं बोल सकते। सब अपने अपने पार्टी को लेकर, अपने काम को लेकर, पुराने रिकॉर्ड्स को देखकर कहीं ना कहीं अपनी अपनी ताकत में रहे हैं। लेकिन इस बार जो जिम्मेदारी निश्चित तौर पर यादव वोट बैंक के लिए दी गई है, और जिस तरीके से मोहन यादव का जो अपना एक जनाधार है या उनकी बोलने की शैली है, या वहां जाके उन्होंने जिस तरीके से एक पूरा कहते हैं ना कि अपनी बात को उन्होंने रखा, कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद कुछ यहां से गुंजाइश बन सकती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अब से कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला। शिवम जी का बहुत स्वागत, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। सपा का पक्ष रखने के लिए मनीष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में संजय पासवान। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवम जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शिवम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। शिवम जी, शुरुआत आप ही से करूंगी, और मुझे लगता है आज से नहीं, पहले से ही पटना बिहार की बात कर लें, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी देकर, और अक्सर ही भारतीय जनता पार्टी जो अपने चेहरे होते हैं, जो नेतृत्व होता है, बहुत अच्छी एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अपने दिग्गजों को मैदान में उतारती है, भेजती है, दूसरे स्टेट्स का भी प्रभार दिया जाता है। डॉक्टर मोहन यादव की जहां तक मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के मुखिया भी हैं, और उनको एक तरह से जो एक प्रेजेंट किया गया, जो बाकी जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि यादव वोट बैंक के लिए यदि आप दे रहे हैं तो यूपी बिहार में उनको इतना कोई नहीं जानता, और वो भले यादव हैं, यहां से कुछ उनको मिल नहीं पाएगा। देखिए राखी जी, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि मोहन यादव जी पूरे देश में जिस प्रकार का उन्होंने मध्य प्रदेश में शासन तंत्र स्थापित किया है, उसकी वजह से एक लोकप्रियता को हासिल करने में सफल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी शासन व्यवस्था में ऐसे चेहरों को चुनती है जो सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो उसमें तमाम सामाजिक वर्गों के समावेश की बात करती है। हमने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, लेकिन हर सामाजिक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले, समय समय पर अवसर मिले। संख्या बल उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। हम तो कई राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री भी बनाते हैं जो संख्या बल के लिहाज से बहुत ही क्षीण होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शासन तंत्र को संचालित करने में अगर कोई व्यक्ति के भीतर वह सक्षमता है तो उस व्यक्ति को अवसर दिया जाता है। और मोहन जी जिस प्रकार से एक सामान्य परिवार से आकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे समाज के विभिन्न तबकों के, विभिन्न सामाजिक वर्गों से आने वाले पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को भी मुख्य धारा की राजनीति में आकर के नेतृत्व करने का अवसर देती है। मोहन जी जो समाज आज यादव नेता खुद को क्लेम कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, उनके जैसे किसी वंशवादी परिवार से नहीं आए हैं, चांदी या सोने का चम्मच ले करके जन्म नहीं लिया है। उन्होंने जो कुछ भी राजनीति में अपना मुकाम हासिल किया है, अपनी मेहनत और मशक्कत के बलबूते पर आज वो इस पायदान पर पहुंचे हैं। और पूरे देश में जिस प्रकार का मोहन जी ने एक अभूतपूर्व अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित किया है, वह स्थापित हो चुका है। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा प्रयास करती है कि हम सभी वर्गों को अपने साथ जोड़े, उनको उचित स्थान दे, अपनी पार्टी के भीतर स्थान दे, अवसर मिलने पर सरकारों में उचित नेतृत्व प्रदान करें। हमने बाबूलाल गौर जी को भी मुख्यमंत्री बनाया था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो पार्टी चाहे प्रदेश में काम दे, बूथ पर काम दे, या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी दे, अन्य प्रदेशों में प्रचार की जिम्मेदारी दे, उसका निर्वहन करने के लिए तत्परता के साथ अग्रसर रहते हैं। मोहन जी भी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, और यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कितना समृद्धशाली नेतृत्व है, जो पूरे देश में जाकर के पार्टी का पक्ष, पार्टी का विचार और पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। ठीक है, चलिए मनीष जी, आवाज पहुंच रही है? मनीष जी, अखिलेश यादव ने तो कुछ ऐसा कमेंट किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ प्यारे मोहन कहकर मुस्कुराकर बात को टाल दिया। क्या मायने हैं इसके? क्या इतना कमजोर समझा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को या डॉक्टर मोहन यादव को? राखी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और विषय भी बहुत, आपने वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बहुत गंभीर विषय भी उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जब आप बात सुनेंगी और उनके मंचों से संबोधन को सुनेंगी, तो आपको भी ये महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान उनकी सोच से ठीक विपरीत होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाल, चरित्र और चेहरे की जो एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जमाने की बात, दीनदयाल उपाध्याय जी के जमाने की बात, अटल और आडवाणी जी के जमाने की बात, अब वो सारी बातें गौण होती जा रही हैं। अभी भारत मंडपम में आदरणीय गृह मंत्री जी संबोधन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को, तो आपने भी उस संबोधन को बड़ा गौर से सुना होगा, जिस तरह से उन्होंने परिवारवाद पर टिप्पणी किया।
उन्होंने हमारी पार्टी पर भी टिप्पणी किया, आरजेडी पर भी टिप्पणी किया और अन्य देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर भी टिप्पणी किया। हम लोग जनता से चुन करके अभी तक जितनी बार भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई है, जनता के मतों के आशीर्वाद से हम लोगों ने सरकार बनाई है। लेकिन अमित शाह जी ये बात भूल जाते हैं। अमित शाह जी को याद दिलाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पैनल में बैठे हैं, इनको भी याद मैं कराना चाहता हूं कि अमित शाह जी जब बोल रहे थे भारत मंडपम में, तो परिवारवाद पर जब टिप्पणी कर रहे थे, तो एनडीए के जो साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने 2G की बात किया, 3G की बात किया, 4G की बात किया, तो उन्होंने 2 जनरेशन, 3 जनरेशन और 4 जनरेशन की बात किया। ओम प्रकाश राजभर जी किस जनरेशन का है जरा बताइएगा भाई साहब। संजय निषाद जी किस जनरेशन का जरा बताइएगा यार। अनुप्रिया पटेल जी और उनके पति किस जनरेशन का है जरा बताइएगा। वो हरियाणा में चौटाला परिवार है, वो किस जनरेशन का है जरा बताइएगा यार। सारी परिवारवादी जिनका कोई संघर्षों से लेना देना नहीं है, जिनका कोई संघर्षों से कोई इतिहास नहीं है, वो सारे लोगों को आपने अपने गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, जीतन राम मांझी की पार्टी को बिहार में ले लीजिए। तो इस तरह की जब टिप्पणी की जाती है तो बहुत हास्यास्पद लगता है। दिया अपने नीचे नहीं देखती है कि उसके अंदर, उसके नीचे कितना अंधेरा है। पूरी जहां को रोशन कर रहे हैं और आपके नीचे कितना बड़ा अंधेरा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। भारत की जनता बहुत समृद्ध है, भारत की जनता बहुत शक्तिशाली है और भारत की जनता ने आतताइयों के सामने संघर्ष किया है। और एक तो सबसे बड़ी बात, जब कृष्ण भगवान, मोहन जी की बात सुनिएगा, भाषण उनका एक बार आप रिपीट करके देखिएगा राखी जी। मोहन जी कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं। कृष्ण भगवान किसके साथ थे? उपद्रवियों के खिलाफ थे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, तो उनका तो स्वरूप और इनका जो कैरेक्टर है वो तो कौरवों की तरह हो चुका है। और हम लोगों का जो कैरेक्टर है आज के समय में, जो लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम पीडीए की बात कर रहे हैं, देश में किसानों की हम बात कर रहे हैं, तो उस जमाने में जब कृष्ण भगवान का समय था, अर्जुन के लिए वो संघर्ष के मैदान में उतरे थे अर्जुन को आशीर्वाद देकर के, तो उस समय मात्र 5 भाई पांडव थे और उनके साथ श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए थे। उसी तरह से श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद, भारत की महान जनता का आशीर्वाद आज इंडिया गठबंधन के साथ है। इन करोड़ों रूपी भाजपाइयों को इस बार भारत की जनता हराने जा रही है और हिंदुस्तान के 6 लाख गाँव में, राखी जी 30 सेकेंड, हिंदुस्तान के 6 लाख गाँव में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्दशा होने जा रही है, भारत का युवा 6 लाख गाँव में लाठी और डंडा लेकर के बूथों पर खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अच्छा चलिए ठीक है, एक छोटा सा सवाल आप ही से रहेगा, एक चर्चा पूरी हो जाए एक राउंड की, फिर वापस आती हूँ। संजय जी आवाज पहुंच रही है मेरी? संजय जी 2-3 बातें हैं। देखिए, एक तो ये कि इलेक्शन धीरे धीरे बड़ा नजदीक आता जा रहा है। गठबंधन की क्या स्थिति है ये भी हमें दिख रही है। मैं किसी को ताकतवर, किसी को कमजोर बिल्कुल नहीं बोलूंगी, लेकिन ये जरूर बोलूंगी कि ये जो पाला बदलने की राजनीति हुई, ये टूट फूट वाली जो चीजें हुई हैं, और अभी फिलहाल वर्तमान में जिस तरीके से एक जातिगत समीकरण है जो बहुत प्रभावी होते हैं किसी भी स्टेट में, आप देख लीजिए उठाकर, इसे कहीं ना कहीं साधने के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये कितना सफल होगा। और राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात करूं, क्या उस पावर को जो है, जो एक वोट बैंक को लेकर है, क्योंकि सिर्फ मैं यादव क्यों कह दूं, बहुत सारे वोट बैंक जो अलग अलग काम करते हैं वहां पर, तो क्या उसमें उतने सक्षम और उतनी ताकत के साथ है आरजेडी? हाँ जी, मैं आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय की धारा के साथ चल रहे हैं और बिहार में जो काम इन्होंने किया, जो गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, लाचार लोगों को जो मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, मुंह में आवाज देने का काम किया, आज तक हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का कार्य किसी ने नहीं किया। आज जो हमारा वोटर है वो एक चट्टानी एकता के रूप में हमारे पूरे बिहार में है। इसको कोई चाहेगी तो छेनी और हथौड़ी से भी जो है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। भले लाख कोशिश कर ले बीजेपी, और ये जो है आपको मोदी जी तो कोशिश कर रहे हैं, मोहन यादव जी को बिहार में ला करके दौरा करा करके वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या हमारा बिहार का यादव जो वोटर है, जो हमारा मास वोटर है, क्या वो टूट जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। जो सपना देख रहे हैं मोदी जी, ये बिल्कुल ही गलत है। मोदी जी बताएं कौन सा मुद्दा लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या बेरोजगारी को लेके जा रहे हैं, या किसानों के हक की बात करने जा रहे हैं, या और भी बिहार में जो है किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं?
किसी तरह का कोई काम तो आपका धरातल पर नहीं है। उल्टे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारी था, आपने जो है एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच रहे हैं आप, जो है भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेचने का काम कर रहे हैं। आप जो है संविधान विरोधी हैं। आप कहते हैं, आपने लोकसभा में मैंने एक बाइट आपकी सुनी थी कि मैं आरक्षण का विरोधी हूं। निश्चित रूप से उन्होंने सही कहा। उन्होंने कहा आरक्षण विरोधी, निश्चित रूप से वो जो काम कर रहे हैं, जो निजीकरण के हाथों में, जो पूंजीपतियों के हाथों में वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम कर रहे हैं, जहां की जो है हमारा आरक्षण, जो संविधान में हमारा निहित है आरक्षण, उसको समाप्त करने का ये घोर साजिश कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में 2024 में निश्चित रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में ये जो चाह रहे हैं, इसकी मंशा कभी पूरा नहीं होगी और निश्चित रूप से बिहार में इनका खाता नहीं खुलेगा और जो है यूपी में भी जो है लोग, जनता इनको सबक सिखा के भेज। ठीक है, देखिए ये तो खैर आने वाले वक्त की बात है। फिलहाल जो तैयारियां हैं, जिसको जो प्लान करना है वो करेंगे। भाई गठबंधन भी जन विश्वास रैली निकालता है, वो भी सब एक साथ बैठते हैं, उनकी भी अपनी बैठकें होती हैं, उनके भी प्रचार प्रसार होते हैं, तो वो भी 10 बातें वहां भी होती हैं। तो मुझे लगता है जिसकी जो तैयारी है वो करे। जनता का ये निर्णय होगा कि उसे आखिर किसको जीत दिलानी है, किसको लाना है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रयास, कहते हैं ना, कोशिश करने से ही आपको आगे चीजें मिलेंगी। तो ये कोशिश के रूप में हो सकता है कि क्या वहां के वोट बैंक को लेकर कोई एक प्रॉफिट मिले। अब ये दावा बिल्कुल जैसा कि आपने किया कि खाता भी नहीं खुलेगा, तो अब ये तो खैर देखिए जनता का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है उसमें कितनी निकाल पाएंगे वो, ये भी बीजेपी के लिए मुझे लगता है चुनौती से कम नहीं है। शिवम जी, क्या वाकई यूपी और बिहार को यदि मैं देखूं, क्या ये आपके लिए इस लोकसभा में चुनौती जैसा है? यहाँ के जो वोटर्स की बात हो रही है, जो जातिगत समीकरणों की बात हो रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर बेस में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि विभिन्न सामाजिक वर्ग जो पूर्व में हमारे साथ नहीं जुड़ रहे थे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा विस्तार हो रहा है, हम पर विश्वास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और हम 140 करोड़ भारतीयों में बिना कोई भेद किए सभी को साथ में लेकर के चलने वाली राजनीति कर रहे हैं। हमारी राजनीति के 3 प्रमुख स्तंभ इन चुनावों में होने जा रहे हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, प्रत्येक परिवार उनको अपने घर का सदस्य समझता है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, केंद्र और प्रदेश की हमारी सरकारों के साझा प्रयासों से जो विकासवाद और राष्ट्रवाद की हमने राजनीति की है। और तीसरा, जो संगठन तंत्र भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में डेवलप किया है, बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की जो यह संगठनात्मक हमारी शक्ति है, यह इन चुनावों में हमें अपराजय बना रही है और ऐतिहासिक जनादेश वाली सरकार की ओर हमें अग्रसर कर रही है। और स्वाभाविक तौर पर हमारे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली हम चलें तो वो सारी बातें आती जाती रहेंगी, लेकिन बिना कुछ बोले मुस्कुरा के सिर्फ एक शब्द अखिलेश यादव ने कहा, उनको भी हम कहते हैं ना कि मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उन्हें कम नहीं आंक सकते, फिलहाल तो नहीं ही आंक सकते। और अब तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, वो अलग बात है कि कांग्रेस का ग्राफ नीचे, लेकिन वो जो उन्होंने एक लाइन बोली है, प्यारे मोहन, तो क्या वो प्यार बांट पाएंगे डॉक्टर मोहन यादव वहां? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, उत्तर प्रदेश की भी जो यादव जाति है वो आज देख रही है किस प्रकार से अखिलेश जी, एक सामान्य परिवार का यादव बेटा, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो इस प्रकार के वंशवादी लोगों को उससे आपत्ति होना लाजमी है। और वह दिख भी रहा है, अखिलेश जी के भावभंग की वजह से इन चीजों का प्रकटीकरण हो रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज यह बात समझने की आवश्यकता है कि जितने भी यह राजनीतिक संगठन है, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बिना किसी वैचारिक एकमतता के एक साथ आ गए हैं। कांग्रेस के ही नेता अखिलेश के लिए अखिलेश कहते थे, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अखिलेश चिरकुट कहते थे। तो यह तमाम चीजें जिनके आपस में ही इतने सारे मतभेद और मतांतर हैं, वह कैसे देश और प्रदेश को साथ में लेकर के चल सकते हैं, यह बात एकदम स्पष्ट है। जनता इस बात को समझ रही है कि अगर कोई भी राजनीतिक संगठन देश को विकास के पथ पर, विश्व गुरु का जो लक्ष्य हम 2047 तक लेकर चल रहे हैं, उस दिशा में आगे कर सकता है, अग्रसर कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नेतृत्व है। तो स्वाभाविक तौर पर हमारे साथ आज जनता खड़ी है और इस प्रकार के वंशवादी और सामंतवादी राजनीतिक संगठनों का धीरे धीरे विश्वास जनता से उठा जा रहा है और जनता इनको चुनावों में जवाब देने का काम करेगी।
ठीक है मनीष जी, देखिए 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। किसका गठबंधन है, कैसा चल रहा है, इन चर्चाओं में बहुत बार हमने इस चीज़ों को देखा है, लेकिन हाल फिलहाल में ये बात बहुत प्रभावी होगी, ज़रूरी होगी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था। जातिगत समीकरणों की जहाँ तक बात है या वोटर्स की बात है या यादव वोट बैंक की बात है, अपनी बात को रखना और उस चीज़ को, एक नाम हमेशा सभी लोग लेते हैं पीएम मोदी का, तो उस पूरे चेहरे पर, उस पूरी प्रोफाइल पर, उनकी बातों पर, गारंटी पर, परिवार पर बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं काम करती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी किस ताकत के साथ है, कौन सी ऐसी चुनौती दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को, ये बड़ा सवाल है। देखिए, क्योंकि जिसके साथ गठबंधन में आप हैं उनका इतना कोई बहुत बड़ा ग्राफ कांग्रेस का यूपी में नहीं रहा, यूपी में तो नहीं ही रहा। आपने सवाल उठाया है, भारतीय जनता पार्टी के अभी मीडिया पैनलिस्ट बोल रहे थे, इनकी बातों की तारतम्यता को महसूस करिए। हमने तो बहुत गहराई से महसूस किया। आपने कहा प्रधानमंत्री जी के पूरे पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात आपने किया। मेरे जैसा कम उम्र का एक भारतीय युवा उनको भारत का विश्वसनीय नेता मानता नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने भारत के युवाओं से क्या कहा था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बोलते हुए कहा था कि हम भारत के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। राखी जी, ये भाषण में आपने भी सुना होगा। 6 लाख से ऊपर हिंदुस्तान में गांव है। किसी भी गांव में चले जाइए, आप किसी भी ग्राम सभा में चले जाइए, कस्बों की बात छोड़ दीजिए, शहरों की बात छोड़ दीजिए, किसी भी ग्राम सभा में चले जाइए। 10 बरस का मोदी जी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। किसी भी ग्रामीण युवा से मिलिएगा और कहिएगा कि मोदी जी ने क्या तुम्हें केंद्र सरकार के अधीन में जो रिक्त पदे हैं वो क्या उनमें तुमको नौकरी दिया है। 2 करोड़ 24 लाख से ऊपर सरकारी पदों में केंद्र के पास जो विभाग है उसमें 2 करोड़ 24 लाख से ऊपर विभागों में पद खाली है, भरे नहीं गए, आउटसोर्स करके नौकरियां दी जा रही हैं। 10,000, 12,000, 14,000 रुपए की नौकरियां, और वो भी अस्थिर नौकरियां हैं। कब किसको कौन निकाल दे, नौकरियों से बाहर कर दे। ये भारत के युवाओं की इतनी दुर्दशा। उत्तर प्रदेश में अभी 60,000 पद निकले थे पुलिस विभाग में। 60 लाख लड़के सड़क पर थे उस दिन, रेलवे स्टेशन खचाखच भरे थे। अब आप सोचिए कि 60,000 पद के सापेक्ष 60 लाख नौजवान उत्तर प्रदेश का रेलवे स्टेशनों पर खड़ा था। पूरी रात वो ठिठुरन में, ठंडी के मौसम में अपने बदन पर किसी तरह से कंबल डाले, स्वेटर डाले, घूम रहा था सड़क कि कैसे कैसे हम स्टेशन पे जहाँ पे एग्जाम देना है वहां पे हम पहुंचेंगे। राखी जी, कहने का मतलब ये नहीं है, चाहे वो मनीष सिंह हो, चाहे शिवम जी हो, चाहे आरजेडी के नेता, हम भारत की जनता से अगर झूठ बोलेंगे तो क्या भारत की जनता हमें अवसर देगी? नहीं देगी। कब तक झूठ बोलिएगा? मैं चौकीदार हूं, मैं तुम्हारे परिवार का हूं, मैं चाय बेचने वाला। अरे इन जुमलों से, इन स्लोगन से क्या होने वाला है? हमारा पेट कैसे भरेगा? और राखी जी, आप तो बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, 20 सेकंड लोग हैं, इनसे जरा पूछिएगा, बहुत बारीकी से अपनी पार्टी के संगठनात्मक ढांचा को बता रहे थे, इनसे पूछिएगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने बजट सत्र के दौरान कहा है कि 25 करोड़ परिवारों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अरे महोदय, जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है तो 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे जियो अपने पूर्ण कर रहे हैं, उनको 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? ठीक है, चलिए देखिए, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री, कैसी बातें बोलते हैं यार। बात वही आती है, पॉइंट्स बहुत हैं, पॉइंट्स रखने के लिए बहुत हैं, गठबंधन के पास बातें बहुत हैं, लेकिन फिर वो कौन सा जादू है या कौन सा फैक्टर है जो काम कर जाता है। मैं बहुत ज्यादा अभी इसलिए कुछ नहीं बोलूंगी कि जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक इसके नतीजे नहीं आ जाते, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ऐसी ही बातें विधानसभा के दौरान भी जब चल रही थी, जो हाल ही में कुछ लास्ट इलेक्शंस हुए हैं, वहां के नतीजों ने सबको चौंकाया। उसके बाद जो नेतृत्व जिनको कमान दी गई उन्होंने भी चौंकाया। तो कुछ है जो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बीजेपी की शायद अलग ही काम कर रही है, वो किस तरह से सोच के कर रहे हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि समय की सीमा। संजय जी, अपनी बात रखेगा जल्दी से। ये कांग्रेस पर दोषारोपण करना नरेंद्र मोदी जी का, ये कहीं से लाजमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के रीजन में 55 लाख करोड़ का कर्ज हिंदुस्तान पर था, लेकिन आज 9 वर्षों के अंदर लगभग जो है 100 करोड़ रुपए का कर्ज जो है नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान वासियों के माथे पर मार दिया। 251 लाख करोड़ हो चुका है। ये हमारे मित्र जो कह रहे हैं 251 लाख करोड़ रुपया जो है ये मर दिया गया है हिंदुस्तान। भारत का प्रत्येक नागरिक इस समय, भारत का प्रत्येक युवा 1,40,000 रुपए के कर्ज में है भारत का। आप अभी देख लीजिए, ये किसान की बात करते हैं, आप जाके देख लीजिए बॉर्डर पर
पंजाब और हरियाणा का किसान जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं, जहां बॉर्डर बना दिया गया है, कील तार बोल्डर से जो है रास्ते को जाम कर दिया गया है। ठीक ये है, स्थिति इन सब के साथ, लेकिन संजय जी बीच में रुकूंगी समय की है, इन सब मुद्दों के साथ साथ ये तो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ वो कौन सी बात होगी जो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, हिट करके जाएगी बीजेपी को? यदि चुनौती आप लोग देना चाहते हैं, वो कौन सी फैक्टर होगा? इस पर काम करना होगा। मुद्दों से मैं बिल्कुल एग्री हूं कि जो देश में हो रहा है वो आप हम सब देख रहे हैं, जनता भी तो इस चीज को समझ रही होगी ना। तो मुझे लगता है उसके बाद आगे किस उस पर बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूपी और बिहार मोहन प्लान तैयार है, ये मोहन प्लान कितना सफल होगा ये आने वाले समय में ही हमें पता चल पाएगा। फिलहाल समय हुआ है, चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।